राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नाम गायत्री देवी था। गायत्री जी के परिवार में उनके दो बेटे और दो बहुएं थीं। बड़ी बहू का नाम लक्ष्मी था, जिसके दो बेटे थे, एक 5 साल का और दूसरा 1 साल का था। छोटी बहू का नाम पार्वती था, जिसके अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी और यही कारण था कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी भी यही थी। अब जो पार्वती के बच्चे ना होने पर जो उसकी सास गायत्री और उसकी जेठानी लक्ष्मी हर वक्त पार्वती को ताना देती रहती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। सुबह सुबह पार्वती घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। आंगन में ही जो लक्ष्मी का छोटा बेटा सो रहा था, तभी अचानक से वह बच्चा रोने लगा। अब गायत्री जी गुस्से में कहने लगी, अरे क्यों आवाज कर रही है? इतना ठीक से झाड़ू पोछा करना भी तुझे नहीं आता? क्यों बच्चे को रुला दिया? तभी अंदर से बड़ी बहू लक्ष्मी बाहर आई और कहने लगती है, माँ जी, इसे क्या बच्चा संभालना आएगा? मेरे बेटे को रुला दिया ना। तब पार्वती बोली, अरे भाभी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुन्ना थोड़ा पंछियों की आवाज़ से डर गया होगा। तब लक्ष्मी ने कहा कि जा, मुझसे जवान मत लड़ा, खुद की तो कोई संतान नहीं है, मेरे को भी शांति से नहीं रहने देती है। गायत्री जी बोली, अरे बड़ी बहू रहने दो, इसको ज़्यादा बोलोगी तो यह मुंह फुलाकर बैठ जाएगी। ना तो इसके बच्चे ही हुए हैं, ना इसने कोई खुशी दी है। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब है उसकी। जा तू उधर जाकर काम कर ले, यहाँ मुन्ना सो रहा है। लक्ष्मी बोली, जी माँ जी, और ऐसा बोलकर वह जो घर के पिछले हिस्से में झाड़ू लगाने चली गई। अब पार्वती को बिना गलती के भी इस तरह के हर रोज 4 बातें सुनाई जाती थी। सारा दिन बेचारी पार्वती काम करती, घर के काम, खेत के काम, गाय को दुहाना, दूध देने, घर घर जाना और रात को आकर सबके लिए खाना बनाना। लेकिन फिर भी बेचारी पार्वती को जो घर में कोई इज्जत नहीं देता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। अब पार्वती रोते रोते झाड़ू का काम करके पंछियों को दाना देती, फिर खेत के औजार लेकर खेत की ओर निकल जाती थी। पार्वती रास्ते में दुखी होकर सोचती है कि हे भगवान, अगर इन 5 सालों में मेरी गोद नहीं भरी तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी इसमें क्या गलती है? मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, यह तो भगवान आपकी मर्जी से हो रहा है ना। पार्वती खेतों को जोत रही थी और कुछ खुदाई भी कर रही थी। गर्मी और पसीने से भीगी हुई पार्वती थक चुकी थी। पार्वती शाम को घर वापस आई और घर के दोनों बेटे भी घर में ही होते हैं। पार्वती उसके बाद गाय दोहने चली गई। तभी पार्वती की सास गायत्री जी वहाँ आई और पार्वती से कहने लगी कि आज तुम्हें बाजरे की रोटी बनाना है, जल्दी काम करके आ जाओ, दोनों भाइयों को काम पर जाना है। इधर दोनों भाई जो थे आपस में बातें करते हैं। बड़े भाई का नाम जो जीवन था और छोटे भाई का नाम रमन था। तो जीवन ने रमन से कहा, सुन रमन, आज रात को हमें खेत में ही रहना होगा। सुना है जंगली सूअर बीजों को खा जाते हैं और खेत नष्ट कर देते हैं, हमारा नुकसान हो जाएगा। अब जो वह छोटा भाई बोला, ठीक है भैया, वैसे भी हमने शाम को बीज बोने हैं तो वहीं पर खटिया लगा लेंगे। कुछ दिनों के लिए वे दोनों भाइयों को वहीं पर रहना पड़ेगा, ताकि जब फसल लग जाए तो पंछियों और जानवरों की कोई परेशानी ना रहे। वह बोला, ठीक है भैया, मैं बैलगाड़ी में हमारे लिए 2 चारपाई और बाकी का सामान रख देता हूँ।
दूसरी ओर पार्वती गाय का दूध दोहकर एक बड़े बर्तन में रखकर वो उसे अपने सर पर ले आती है और जाने लगती है। तभी जो रमन बोलता है, अरे रुको पार्वती, मुझे भी थोड़ा काम है बाजार से, दोनों साथ चलते हैं। और रमन उसके साथ जाने लगता है। तभी यह देखकर पार्वती की सास और जेठानी दोनों चिढ़ जाती हैं और वहाँ जीवन भी बैठा रहता है। तभी जो लक्ष्मी बोलने लगती है, देखा आप दोनों ने कि रमन ही उसे बिगाड़ रहा है। तब गायत्री जी बोली, हाँ बड़ी बहू, तुम सही कहती हो। एक तो कलमुही, ऊपर से इसने जो इसको सर पर चढ़ा रखा है। इधर दूसरी ओर रमन और जो पार्वती जा रहे थे। रमन ने पार्वती के हाथ से दूध का बर्तन ले लिया और पार्वती को कहने लगा, पार्वती मुझे माफ़ कर देना, तुम माँ और भाभी की बातों को मन में मत लगाना। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आज सुबह भी वो तुम्हें ताना मार रही थी ना? पार्वती बोली, हाँ जी। तब रमन बोला, तो तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देती हो? पार्वती बोली, क्या बोलें, उन्हें तो खुद ही समझ नहीं आता। रमन बोला, लेकिन पार्वती, वो जब वो तुम्हें ताना मारती हैं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी ही है। मैंने खामखा वो कसम खाई थी कि मैं जब तक हमारा खुद का घर और ढेर सारे पैसे नहीं हो जाते हम बच्चे नहीं करेंगे। पार्वती बोली, हाँ, और माँ और भाभी को लगता है कि मैं ही बांझ हूँ। रमन बोला, नहीं पार्वती, मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। पार्वती बोली, नहीं जी, आपको मेरी कसम है, ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती वो आपको कुछ बोलें। इस तरह बातें करते करते दोनों पति पत्नी सारे घरों में दूध देकर वापस आ जाते हैं। उनके घर आते ही जीवन जो पार्वती पर बरस पड़ा कि इतनी देर कहाँ लगा दी तुम दोनों ने, मुझे भूख भी लगी है। रमन, तुझे पता नहीं है कि माँ से अब रसोई में काम नहीं हो सकता है और लक्ष्मी से बाजरे की रोटी बनती नहीं है। तभी पार्वती बोली, भैया चिंता ना करें, मैं अभी बना कर देती हूँ। जीवन बोला, जल्दी करो, वैसे भी तुम्हारा इस घर में और कोई काम नहीं है। मेरे भाई की जिंदगी तो खराब कर ही चुकी हो। इतना सुनते ही रमन बोला, भैया जरा जवान संभाल कर बोलिए। क्यों? तब वह जीवन बोला, मैंने ऐसी क्या बात कह दी? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? रमन ने कहा। तब जीवन बोला, अरे रमन, ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? रमन से फिर जीवन कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? अपने बड़े भाई से जवान लड़ाता है, चुप कर। और तेरी पत्नी से थोड़ा काम तो होता नहीं है, उसमें तुझे उसकी मदद करनी पड़ती है। पार्वती रोती हुई चूल्हा जलाती है। रमन गुस्से में वहीं आंगन में बैठ जाता है और एक कुत्ता रमन के पास आता है और उसको रिझाने लगता है। रमन कुत्ते से बोलता है कि तुम तो बेजुबान हो, लेकिन तुम्हें इतना प्यार है हमसे, और एक मेरी माँ और मेरा भाई है, भाभी की बातों में आकर हमें दुखी करते हैं। उसी वक्त रमन का भतीजा उसके पास आता है और कहता है, चाचा आपको बुरा लगा था ना पापा की बात का? रमन बोला, बेटा लगता तो है, लेकिन मैं जानता हूँ भैया जो भाभी के आने के बाद बदल गए हैं और माँ भी पार्वती को प्यार नहीं करती। तब रमन का भतीजा कहता है, चाचा आपके जाने के बाद दादी और माँ पापा को भड़का रही थी। रमन बोला, मुझे पता है बेटा, इसलिए वो इतना गुस्से में है। और रमन कहता है, पार्वती जरा पहली रोटी इस बेजुबान कुत्ते के लिए बना दो, बेचारा सवेरे से भूखा है। पार्वती ने कहा कि हाँ जी बन गई है, ले जाओ। उसके बाद सब खाना खाते हैं। रमन और जीवन खाना खाने के बाद खेत पर जाकर चारपाई पर लेट जाते हैं। तभी रमन बोला, भैया आपको सच में लगता है कि हमारी संतान नहीं है तो जो पार्वती के साथ ऐसा बर्ताव करा जाए? तब जीवन गुस्से में बोला कि रमन तू मुझसे बात मत कर, तू तो उसी का हो गया है। तभी पास के खेत वाला रामू आकर कहता है कि रमन
और जीवन जल्दी चलो, खेतों में सूअर घुस आए हैं, उन्हें भगाने जाना है। दोनों भाई जल्दी उठकर लाठी लेकर भागते हैं। सब सूअरों को वो भगा रहे थे, तब रमन को एक सांप काट लेता है। रमन के मुंह से चीख निकल गई कि हाय भैया, मुझे सांप ने काट लिया। सब वापस आकर देखते हैं तो जीवन उसे उठाकर घर ले जाता है और फिर डॉक्टर को बुलाता है। पार्वती रमन के पास बैठी रो रही थी। डॉक्टर ने रमन का इलाज शुरू किया और कहा कि सांप तो बहुत जहरीला था, लेकिन समय पर आ जाने से अब रमन की जान बच गई है, लेकिन इसे आराम की ज़रूरत है। इसे अभी चलना फिरना नहीं हो पाएगा। इसके पैर में लकवा हो गया है। अभी इसे थोड़ा आराम करना पड़ेगा और धीरे धीरे जब यह ठीक हो जाएगा। यह रमन सुनकर दुखी हो जाता है और कहने लगता है कि डॉक्टर साहब, मैं कितना बदनसीब हूँ ना। अपनी पत्नी से कहता है कि देखो ना पार्वती, तुम भी कि देखो मैं कितना बदनसीब हो गया हूँ। पार्वती बोली, अजी ऐसा नहीं कहो, अच्छा हुआ है कि जान तो बच गई है, मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। रमन कहता है, मुझे काम करके हमारे लिए कुछ करना था पार्वती, और अब क्या हो गया। पार्वती बोली कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा जी, अब तो भैया को अकेले खेतों में जाना पड़ेगा। भाभी और भी गुस्से में रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन रोज की ही तरह से सुबह की शुरुआत होती है। जीवन लक्ष्मी से बोला, चलो मुझे आज जल्दी खाने का डब्बा दे दो, मुझे खेतों में जाना है। लक्ष्मी फिर से अपने पति को भड़काने का काम करती है। कहती है, ठीक है, अब तो आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा। कैसी फूटी किस्मत है हमारी, ना पति काम का है ना पत्नी काम की है। गायत्री जी अपने छोटे बेटे रमन के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा अब तेरी तबीयत कैसी है। तब रमन कहता, माँ अब मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक हूँ, लेकिन अभी मैं चल नहीं पा रहा हूँ। गायत्री जी बोली, बेटा अब तुम खतरे से बाहर हो, तो मैं जरा अपने भाई के घर होकर आती हूँ। तुम जो पार्वती को समझा देना, लक्ष्मी बहू से कोई बहस ना करे और काम से काम रखे। रमन बोला, माँ वो बेचारी तो वैसे भी कुछ नहीं बोलती। गायत्री जी बोली, ठीक है बेटा, चलो मैं चलती हूँ। इतना बोलकर गायत्री जी आवाज़ लगाती है, बहू ओ बहू। पार्वती वहाँ जल्दी से आती है और कहती है, जी माँ जी क्या हुआ। तब वह कहती हैं गायत्री जी गुस्से में, ये तो ठीक नहीं हुआ। अरे तुम नहीं, वो मैं अपनी बड़ी बहू को बुला रही थी, लक्ष्मी को, हटो यहाँ से। तो जो पार्वती दुखी हो जाती है, तभी लक्ष्मी आती है और कहती है, माँ जी आपने मुझे बुलाया क्या। तब गायत्री जी कहती हैं, हाँ बहू देखो मैं जा रही हूँ 1 महीने के लिए, चलो तुम घर संभाल लेना और सबका ख्याल रखना। अब जो सास के बाहर जाते ही लक्ष्मी ने जो पार्वती से कहा कि पार्वती जाओ बर्तन साफ कर दो और मुझे भी काम है। पार्वती वहाँ से चली जाती है, बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोते हुए पार्वती सोचने लगती है कि हे ईश्वर, जल्दी से मेरे पति को ठीक कर दो, मुझसे उनकी यह हालत अब देखी नहीं जाती है। इधर चारपाई पर लेटे लेटे रमन सोचता है, हे भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दो ताकि मैं कोई काम कर सकूं, और इस घर में मेरी पत्नी को नौकरों की तरह रखा जा रहा है। उसको अच्छी ज़िंदगी देने वाला था मैं तो, और आपने मुझे ही किसी लायक नहीं छोड़ा। मुझसे अब उसकी हालत देखी नहीं जाती। दूसरी ओर लक्ष्मी सोचती है कि आज तो आने दो इनको, इन दोनों पति पत्नी को घर से निकलवाने की ज़रूरत है। सामने छोटा सा कमरा है और पास में झोपड़ी भी है, वहीं इनको निकाल दूंगी और बाद में घर से निकलवा दूंगी। थोड़ी देर में जीवन खेत से आता है और अपने छोटे भाई रमन के पास चला जाता है और पूछता है कि रमन से कि तू कैसा है। तब रमन कहता है, बस भैया चल रहा है, थोड़ा दर्द कम हुआ है। रमन बोला, अरे भाई जल्दी से ठीक हो जा, तेरी वजह से मुझे मजदूरी देनी पड़ रही है, फिर भी मजदूर ठीक से काम नहीं करते। तभी वहाँ लक्ष्मी आती है और कहने लगती है, अरे रे कितना नुकसान हो रहा है,
एक तो पिछले साल भी फसल अच्छी नहीं हुई थी, ऊपर से रमन को भी सांप ने काट लिया, और अब यह मजदूरी। तब रमन बोला, भाभी मजदूरी देनी पड़ रही है क्योंकि मेरी मजबूरी है। तब लक्ष्मी कहती है कि बस बस अब जल्दी से चलने फिरने लायक हो जाओ, नहीं तो कितने दिनों तक ऐसे ही मजदूरी देते रहेंगे, या फिर पार्वती को खेतों पर भेज देती हूँ। तब जीवन बोला, नहीं नहीं, पार्वती मेरे साथ काम नहीं कर सकती। तभी पार्वती आकर बोली, भैया मैं कर लूँगी काम, कल से जल्दी उठकर घर का सारा काम कर लूँगी और खेत में आपके साथ काम करूँगी। रमन बोला, अरे पार्वती नहीं नहीं, तू मुझे यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, कुछ काम पड़ा तो। तब जीवन बोला, थोड़े दिन देख लेते हैं। और फिर इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। अब फसल लग चुकी थी। इधर रमन भी जो पार्वती का सहारा लेकर चलने लगा था। तभी जीवन आया और पूछता है कि रमन अब तू कैसा है। रमन बोला, भैया मैं ठीक हूँ, अब मैं आपके साथ 2-3 दिनों में चलने लगूँगा और पानी देने में भी मदद करूँगा। दूसरी ओर लक्ष्मी खड़े खड़े उनकी बातें सुनकर जल उठी और सोचने लगी, अब इस बार भी फसल में पूरी मेहनत मेरे पति ने की और अंत में थोड़ा सा काम करके यह आधा हिस्सा ले जाएगा। ना इसके बच्चे हैं और ना ही कोई इसका भविष्य, लेकिन कमाई हमारी खाते हैं। फिर उसी रात जो लक्ष्मी ने अपने पति को भड़काया, बोली, सुनो जी कितने पैसे इस बार मजदूरी में गए। तब जीवन बोला, कम से कम 20,000। तब यह सुनकर जो लक्ष्मी ने फिर पूछा, और रमन के इलाज में कितना लगा। तब जीवन कहता है कि रमन के इलाज में 35,000 रुपये लग गए। तब लक्ष्मी ने फिर कहा, और फसल में हम कितना कमाएंगे। तब जीवन बोला, अगर पिछले साल से अच्छा दाम मिला तो 4-5 लाख तो मिल ही जाएंगे। तब लक्ष्मी बोली, अच्छा, तो उसमें आपके भाई ने कोई मदद नहीं की, ना ही उसकी पत्नी को काम करने दिया। जीवन बोला, सही है, लेकिन बेचारा खेतों में के कामों में ही तो उसे सांप ने काट लिया था। लक्ष्मी ने अपने पति से कहा, जो भी हो वो हमारे साथ रहकर खाना खाते हैं, खर्चा करवाते हैं, वो काफ़ी है, उसे अब हिस्से में कुछ नहीं देना है। तब जीवन बोले, अरे पागल हो गई हो लक्ष्मी क्या? याद है पिताजी ने मरते समय क्या बंटवारा किया था? यही कि इस घर में दोनों भाइयों को समान अधिकार मिलेगा और समान बंटवारा होगा। तब लक्ष्मी बोली, बंटवारा हुआ कहाँ है? मुनाफे में से उसे भाग मिलता है और खर्चा हमारा आता है। हमारे भी तो बच्चे हैं जी, भविष्य है हमारा, और सगे संबंधियों को भी रखना है। ये दोनों तो घर के बड़े हिस्से को रोके रखते हैं, कल मेरे रिश्तेदार आएंगे तो मैं क्या करूँगी? जीवन बोला, अरे सालों से रिश्तेदार आते हैं तो सब हो जाता है। तब अपने पति की बात सुनकर लक्ष्मी बोली, नहीं जी, मुझे तो बंटवारा चाहिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, आप नहीं समझेंगे। तब रमन बोला कि लक्ष्मी मैं सब समझता हूँ, लेकिन पार्वती जो सीधा नहीं बोल सकता मैं अपने भाई से। दूसरी ओर पार्वती और रमन दोनों जो दूसरे कमरे में से अपने भैया भाभी की बात सुन रहे थे और दुखी भी थे। फिर अगली सुबह एक कमरे में चारों बैठे थे। तभी जीवन बोला, सुनो रमन, एक काम करो, इस बार की फसल में से तुम्हें 30% का हिस्सा मैं देता हूँ। वो क्या है ना भाई, तुम्हारी भाभी चाहती है हम थोड़ा अलग रहें। पार्वती बोली, लेकिन भाभी क्यों भैया? तब लक्ष्मी बोली, तुम तो चुप ही रहो, तुम ही तो हो इस घर को तोड़ने वाली। रमन बोला, भैया अलग मतलब कहाँ रहेंगे, अब हम अलग कर रहे हो तो। तब जीवन बोला कि रमन सामने वाले कमरे में, वहाँ से तुम अपना देख लो, खाने पीने की चीज़ें वहीं रख लेना, तुम लोग अपनी रसोई भी वहीं पकाओ। रमन बोला, लेकिन भैया माँ क्या सोचेगी? जीवन बोला, माँ कुछ नहीं सोचेगी, उनको पता है कि साथ रहना ठीक नहीं है, उनके आते हुए थोड़े दिन तुम्हारे साथ थोड़े दिन हमारे साथ रहेंगी। रमन बोला, और भैया खेतों का क्या है? तब जीवन बोला, उनका भी बंटवारा, मतलब कि 10 बीघा ज़मीन है, 3 बीघा तुम्हारी और 7 बीघा हमारी। रमन बोला, यह क्या कह रहे हो भाई?
तब जीवन बोला कि देखो रमन भाई, तुम दोनों ठहरे दो, हमारा परिवार है, रिश्तेदार हैं, हमें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। रमन दुखी होते हुए बोला ठीक है भैया, कल से मैं वहाँ चला जाता हूँ। तभी लक्ष्मी बोली, अक देखो हमारे पास खेतों में एक ही कुआं है रमन, तुम उसमें से 2 घंटे रात में पानी ले सकते हो। रमन यह सुनकर चौंक जाता और बोला भैया, पानी का भी बंटवारा? तब जीवन बोला हाँ, हम ऐसा करेंगे, तुम 2 घंटे रात में ले लिया करना। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो अपने हिस्से की ज़मीन में नया कुआं करवा लो। रमन और पार्वती एक दूसरे को देखकर दुखी हो जाते हैं और जीवन और लक्ष्मी उठकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि रात हो जाती है और पार्वती रमन दोनों रोने लगते हैं। और क्योंकि बिस्तर में लेटे हुए उन्हें चिंता से नींद भी नहीं आती है। पार्वती रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे जीवन में। रमन बोला पार्वती से कि रोती क्यों हो पार्वती, नया अध्याय शुरू हो रहा है, देखना 1 साल में क्या क्या होता है। दूसरे दिन एक गंदे से कमरे की साफ सफाई करके जो पार्वती वहाँ खाना बना रही थी, तभी वहाँ जीवन आता है और कहता है कि रमन, ये लो तुम्हारे हिस्से के जो पैसे हैं, जितने तुमने काम किया है उतना ही तुम्हें मिलेगा, और ये जो तुम्हारे हिस्से के 50,000 रुपये हैं। तब रमन बोला भैया सिर्फ 50,000 रुपये? तब जीवन बोला खेतों के बीच मैंने एक पत्थर की कच्ची दीवार बनाई है, तो उसमें खर्चा हो गया, मैंने भी उसमें पैसे डाले हैं, अब अपना देख लो तुम। थोड़े दिनों के लिए रमन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी पार्वती ने उसे चलने फिरने में सहायता भी की। अब रमन चलने लगा था। एक दिन रमन ने पार्वती से कहा, सुनो पार्वती, गर्मी आने वाली है, मैं नई फसल के बारे में जानकर आया हूँ, अब उसे उगाते हैं। पार्वती बोली ठीक है जी, आराम से काम करना, ध्यान रखना। और फिर रमन दिन रात काम करता है खेतों में, खेत को ठीक करता है, बीज बोता है और रात को सुअरों से रक्षा भी करता है। पार्वती घर में बैठकर रमन का इंतजार करती है, गाय का दूध निकालकर सबको बेचने जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन रमन बोला पार्वती, ठीक है मैं जा रहा हूँ खेतों में पानी डालने के लिए, मैंने आज सुबह ही पानी देने के लिए एक जुगाड़ लगाया है। एक एक बाल्टी पानी से काफ़ी सारा पानी खराब हो रहा है। तब पार्वती बोली, तो जी आप ऐसा क्या करोगे? रमन बोला, मैंने पूरे खेतों में रबड़ की पाइप लगा दी है और कुएं से उसमें पानी दे रहा हूँ, ताकि पानी ज़मीन में ना जाकर फसल में लगे और बर्बाद ना हो। रमन अपने खेत पर काम कर रहा था कि तभी इसी बीच लक्ष्मी ने कई बार आकर देखा कि अकेले कितना काम कर रहा है और पानी कितना इस्तेमाल कर रहा है। लक्ष्मी फिर से रात को अपने पति जीवन को कहती है, सुनिए जी, रमन बहुत पानी बर्बाद कर रहा है, उसे बोल दो कि पूरे दिन में 1 ही घंटे पानी लेना है। फिर दूसरे दिन जीवन ने कुएं में पंप लगा दिया और कहा, क्यों समझ गए न रमन? और रमन को मना कर दिया। रमन ने कहा ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। फिर पूरे 1 महीने बाद जीवन की फसल सड़ चुकी थी। रमन के खेतों में बहुत ही ज़्यादा फसलें लग गई थी। अब जो लक्ष्मी और जीवन जब खेतों में आए तो वहाँ का दृश्य देखकर चौंक गए कि हे भगवान, मेरे खेतों में यह क्या हो गया, पता नहीं लगता इसमें पानी ज़्यादा पड़ गया है। लक्ष्मी कहने लगी, तुम्हारे भाई ने यह सब किया होगा। जीवन बोला, नहीं, हमने पंप लगाया, वो हमारी गलती थी। दूसरी तरफ रमन अपने अनाज लेकर बाजार में बेचने गया। अरे भाई वाह, क्या अनाज है! दुकानदार बोले, इसका तो जो अनाज बहुत बढ़िया है, इसका दाम भी अच्छा मिलेगा। फिर शाम को रमन घर आया और कहने लगा, पार्वती, मुझे लगा था अनाज का दाम मुश्किल से 1 लाख मिलेगा, लेकिन मुझे तो 2 लाख मिले हैं। पार्वती खुश होते हुए बोली, जी क्या बात है? रमन बोला, हाँ,
और इस पैसे से सबसे पहले मैं एक बोर और पंप लगवाता हूँ। तभी रमन की माँ गायत्री जी आई और कहने लगी, अरे बेटा कैसा है तुम? रमन बोला, माँ तुम कब आई? अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गया। रमन ने और खेत ले लिया। उसने एक बोर लगवाकर अच्छी तरह फसल की। धीरे धीरे वो गांव का बड़ा सेठ बन गया और उसकी पत्नी पार्वती भी पेट से हो गई और उसने एक बड़ा घर ले लिया। फिर एक दिन लक्ष्मी और जो जीवन से कहने लगी, सुनो जी, देखो तुम्हारा भाई कितनी तरक्की कर रहा है, चलो उसे एक साथ रहने के लिए बोलो। तब जीवन बोला, हाँ काफ़ी कुछ सीख गया है वो और बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। फिर जीवन जो रमन के घर जाता है और कहने लगा, भाई क्या जादू किया है, तेरी तो किस्मत ही बदल गई है। रमन बोला, भैया जब समय खराब था तब किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, आप और भाभी ने मुझे कैसी हालत में छोड़ दिया था। तब जीवन बोला, भैया हमें माफ़ कर दे और चल अब साथ साथ रहते हैं। रमन बोला, भैया सबसे खराब समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ में थी, अब मैं उसे फिर से उस दुख में नहीं ले जा सकता। आपने हमें अलग किया तो हम सब अलग हो गए और आप ताऊ जी बनने वाले हो। अब जीवन बोला, अरे वाह रमन, यह तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब तो जो पार्वती को परिवार की ज़रूरत है। तब रमन बोला, नहीं भैया, आप पार्वती अकेली ही काफ़ी है, उसने सब कुछ सीख लिया है। बहुत कुछ बुरा सा होगा सही होने से पहले। तभी पार्वती बोली, भैया सबसे खराब समय से गुजरना पड़ता है सबसे अच्छे समय के निर्माण के लिए। और फिर तो लक्ष्मी और गायत्री जी रमन और पार्वती के अच्छे दिनों से जलने लगे। कुछ दिनों बाद जो पार्वती का बेटा हुआ उसके घर में भी पालना लगा और छोटी सी पार्टी भी रखी गई। रमन गांव में 50 बीघा ज़मीन का मालिक बन गया और सबको अच्छी खेती सिखाने लगा। दूर से ही पार्वती की सास गायत्री और जेठानी लक्ष्मी उन्हें देखकर जलते रहते। इस तरह जो पार्वती और रमन की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, अगर आप किसी के साथ छल करते हैं और किसी का हक मारते हैं तो उसका भी यहीं पर ही हिसाब होता है। किसी की तरक्की से जलना नहीं चाहिए, अपनी मेहनत के बलबूते पर ही आगे बढ़ना चाहिए। रमन ने मेहनत की तो आगे बढ़ा और उसका भाई जो था उसने उसके साथ छल किया तो उसको उसकी करने का फल मिला। आज वह दर दर का भिखारी बन गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।